आने देने वाली नहीं है। और रही बात, देखिए आप बार बार इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं, तो इंडिया नहीं, हम उसको कहते आए हैं इंडी गठबंधन। क्यों? लास्ट का जो ए है ना अलायंस, वो कभी भी नहीं रहा, वो सत्ता की लूट का ए था। जब जब इनको सत्ता की लूट में आना होगा तो ये ए लगाने की कोशिश करेंगे लास्ट में, वरना ये इंडी ही बने रहेंगे। सीबी यादव जी, अब ये इनकी अपनी सोच है। हम लोग लोकसभा का चुनाव की कैंपेनिंग की, अब ये चुनाव जैसे राजनीति अपने अपने हिसाब से अब ब्रांच करते हैं। हमारे ऐलान, हम एनडीए को अब एनडी बोले या और कुछ बोले, तो ये उसका भी मजाक होता है, लेकिन इनकी ये हैबिट में है। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि वैसे ये दिल्ली के चुनाव बड़ा अभागा चुनाव है। इस चुनाव के परिणाम और सरकार बनाना हमारी बहस तक है। दिल्ली सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है, आज इसी स्थिति में ला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरा, अटल जी क्या इस बात का जवाब देंगे क्या कि 40 लाख वोट सिर्फ 5 महीने में बढ़ जाएंगे? एक ही बिल्डिंग के अंदर 15,000 वोट मतलब वोटर बढ़ जाएंगे, 40 लाख वोटर बढ़ गए, तो ये जवाब तो मतलब बनता ही। अब लोकतंत्र में अब आप कहो कि नहीं, चुनाव परिणामों से ही सब चीजें डिसाइड। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ना आप? इस बात को मैं स्वीकार करता हूं भाई कि हाँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि नहीं, ये तो दिखता ही है। इलेक्शन कमीशन पे आ गए, नहीं, अब इससे हमारा क्या योगदान है? अब इलेक्शन कमीशन का जवाब आप ही देते हो। इलेक्शन कमीशन है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है। अरे स्वतंत्र कहाँ रहा? स्वतंत्र बॉडी है तो वो अपना काम कर रही है। स्वतंत्र उसका आप चाहो तो सब ठीक, और हमारे मतलब जब हमारी सरकार है तो हम पर हर तरीके के आरोप जायज हैं। एक लाइन बोल देता हूं, फिर बताइए। स्वतंत्र, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो पैनल होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्यों हटाया? अगर आप स्वतंत्र रखना चाहते, थोड़ा भी उसकी स्वतंत्रता को मेंटेन रखना चाहते, क्यों होता? अब आप ही अपना रेफरी चुनते हो। लोकसभा चुनाव से पहले अपना रेफरी हटा देते हो। आज तक कोई बताएगा कि रेफरी क्यों हटाया? क्या ही जवाब दिए? क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों नहीं जवाब दे? इस देश के लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है। तो आप कि मेरा वोट कहां जा रहा है ना इस मुद्दे पे, आप सड़कों पे उतर जाते हैं। तो अब आप कह रहे हो न्यायालय भी हमारे साथ कैसे नहीं उतरी है? आप महाराष्ट्र न्यायालय भी हमारे साथ, ग्राम सभा ने पूरा प्रस्ताव पास तो हमारे ठीक है, भारत सभा का मानते हैं, ग्राम सभा प्रस्ताव भी हमारे, वो भी अपनी संसद है, कह रहे हैं हम हमारे बैलेट से करवाएंगे। आप क्यों जाकर के वहां मिलिट्री तैनात करते हो? तो ऐसा मिलिट्री तैनात करना तो चाइना और रशिया में हो रहा है। कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि सड़कों पर आप उतरते। अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से पहले ही कहा कि नई दिल्ली में कई वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ 19-20 होता है, जीत का मार्जिन कम होता है या वो हार जाते हैं, तो आप सड़कों पर उतरेंगे क्या? जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके विधायकों को, जो संभावित विधायक हैं, उनको हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, खरीदने की कोशिश हो रही है, मशीनरी का इस्तेमाल गलत किया गया, ईवीएम को लेकर, तो आप फिर सड़कों पे उतरने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार पिछले काफी समय से इस चीज को, इस मुद्दे को उठाती रही है कि बीजेपी कंप्लीट मशीनरी का उपयोग चुनाव लड़ने के लिए करती है। दिल्ली पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे किसी भी तरीके से जो भी मशीनरी, ईवी, सीबीआई, सभी मशीनरियों का उपयोग आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया है। तो निश्चित तौर पे पहली बात तो होती है तो आम आदमी पार्टी लगातार पहले भी लोगों को करते रही है, आगे भी सड़क पर उतर के इन सभी मशीनरियों के दुरुपयोग पर रोक है। देखिए अर्चित जी, एक बात बहुत क्लियर है, हो चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी जो क्लीन स्वीप बना रही है। अब बार बार आप लोग ये कहते हैं ईवीएम या सरकारी मशीनरी, सर ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये स्टेटमेंट बहुत पुराने हो चुके हैं। उसके बाद आप लोग थर्ड पिलर्स को लेकर आ जाते हैं कि मीडिया इन्वॉल्व है, इस वजह से हो रहा है। जनता बेवकूफ नहीं है, लेट मी वेरी क्लियर। जनता सोच समझ कर जाती है और वोट देती है, और दिल्ली की जनता तो पढ़ी लिखी जनता है, बिजनेस क्लास, एलीट क्लास यहाँ पर सर्वाइव करता है। तो यहाँ पर ये कहना कि ईवीएम या मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो मुझे नहीं लगता ये चीज सच है। अगर हुआ होता तो 2 बार से आप रिपीट नहीं करते, थर्ड टाइम, लेकिन ऐसा हुआ ना। और अगर बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप कर रही है तो आप लोग ये कहते हैं। कुछ 5 रीजन ऐसे होंगे ना कि आप पीछे जा रहे हैं, कोई तो 5 ऐसी वजह होगी अर्चित जी। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया गया होता तो यही आपके न्यूज चैनल थे, इन्होंने हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सब जगह मीडिया ने इसको बहुमत किया। फिर क्या हुआ ऐसा? तो बीजेपी इतनी गंदी तरीके से क्यों कर रही है?
आप लोग तो ओपिनियन पोल करते हैं, आप लोग तो लोगों से राय लेते हैं, उसके बाद तो दिखाते हैं इसके ऊपर किस तरीके से इस तरीके का बदलाव ट्रेंड्स में और रिजल्ट में देखा गया। और उसके बाद हम सभी लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस ने दिखाया परमेश वर्मा की 2,000 रुपए फॉर्म साइन करा के नकद बात, और उसके ऊपर क्या डिसीजन ने कार्रवाई करी, किस तरीके से देखा जाए मीटिंग में मनीष को बेल दी और उसी समय ने उनको अरेस्ट किया। जी बिल्कुल। अर्चित जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी आपका शायद माइक लगा हुआ था, वो उससे आवाज अच्छी आ रही थी, अभी आपकी वॉइस इको कर रही है, गूंज रही है, थोड़ा उसको कर लीजिएगा। आशुतोष जी से सवाल है मेरा। आशुतोष जी, ये एक ऐसा चुनाव जहां पर ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियर बताया गया था कि भाई कौन होने वाला है मुख्यमंत्री। हाँ। ये इसके इर्द गिर्द वोटर जब वोट डालने गया तो उसके मन में क्या कुछ रहा होगा, और अब जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बात होगी तो वो कैसे प्रोसेस किया जाएगा, जो भी पार्टी जीतती है? देखिए, मैं रविंद्र जी, कांग्रेस मुख्यमंत्री तो दूर, विधायक बनने के लिए भी चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसलिए उनकी तरफ से तो मुख्यमंत्री के नाम की किसी की घोषणा होनी ही नहीं थी। आपकी तरफ से स्वाभाविक था कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं, इसलिए भले ही पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन लोग वोट कर रहे थे आपको, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव एक बार फिर से इंटरेस्टिंग होगा। क्या प्रवेश वर्मा, जिन्होंने इतनी मेहनत की, क्या उनको जाट होने का फायदा मिलेगा, या जाट होना उनके लिए सबसे नुकसानदायक होगा? ये बात मैं अभी कह रहा हूं, चुनाव परिणाम आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो क्या प्रवेश वर्मा जिस क्वालिटी के भरोसे आगे बढ़ रहे थे, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर विश्वास जताएगी, मोहर लगाएगी? मुझे लगता है यह भी एक बड़ा सवाल होने वाला है। एक सवाल और है मेरा इसमें, क्योंकि सारे एलिगेशन संयोजक के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे, शीश महल को लेकर, शराब घोटाले को लेकर लीडिंग वही रहे, लेकिन वो अगर आगे चल रहे हैं तो परसेप्शन दिल्ली की जनता का क्या रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर वोटिंग के दरमियान? देखिए, श्रुति जी, इस चुनाव में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन तमाम परसेप्शन के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा, ऐसे में केजरीवाल के सामने एक ही बचने का तरीका था, और वो था अरविंद केजरीवाल का चेहरा, जिस मासूमियत के साथ वो आते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही सही हूं। ऐसे में मुझे लगता है कि एक बार नई दिल्ली की जनता शायद फिर से उन पर अगर विश्वास जता रही है तो उनका चेहरा काम कर रहा है, क्योंकि उनके चेहरे की असलियत अगर लोग देख करके वोट कर रहे होते तो शायद इस तरह के परिणाम नहीं होते, क्योंकि जितनी मासूमियत से वो आकर के ये कहते हैं कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, अगर लोगों को ये साफ कोई पसंद आती है तो उसके कारणों को भी शायद समझने की जनता कोशिश कर रही थी कि क्यों नहीं कर पाए। आपने काम करने के जो वादे किए, उन तमाम वादों को आप पूरा नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद अगर लोग आपके वोट कर रहे हैं, आप जीत रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद आपके चेहरे पर लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि नवाचार की राजनीति। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल महज एक राजनेता के तौर पर चुनाव नहीं जीतते हैं, वो भारतीय राजनीति, भारतीय जनता की आस्था और विश्वास के साथ कि कुछ परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा होगा, उस चेहरे का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन जिस तरीके की चीजें पिछले सरकार में हुई, उनके बावजूद भी अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर यह उनकी एक बड़ी कामयाबी। ठीक है अटल जी, एक स्टेटमेंट, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रवेश वर्मा को आप जिता दीजिए, एक सीट आप जिता दीजिए, उसके बाद दिल्ली तो हम जीत ही जाएंगे। और यहां से अरविंद केजरीवाल शुरुआती रुझानों में पीछे जा रहे थे, लेकिन अब वो आगे हैं। तो ये स्टेटमेंट का क्या मतलब था, क्योंकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी बहुत हमलावर है आपके ऊपर? देखिए, बेसिकली प्रवेश वर्मा जी बहुत ही जुझारू नेता हैं और बहुत दम लगा करके काम कर रहे थे। तो बेसिकली जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी इस तरीके के जुझारू नेता के लिए यही स्टेटमेंट कहेंगे कि आप इन्हें जिता दीजिए तो दिल्ली जीत लेंगे। ठीक है, सीबी यादव जी, एक छोटा सा रिएक्शन इसलिए बार बार क्योंकि अभी भी इतना टाइम हो गया और 70 सीटें आने में मुझे लगता है सर 1 बजे तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दिल्ली के दंगल में बाजी मार रहा है, लेकिन अभी भी आप शून्य पर ही हैं। सीबी यादव जी,
सुनने से इससे तय नहीं होता है। हमने चुनाव लड़ा है, मुद्दों का चुनाव लड़ा है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए हमने, और हमने वोट परसेंटेज हम काफी कितना हो गया वोट परसेंटेज सीबी यादव जी? अब आपका वोट बैंक था सीबी यादव जी, थोड़ी देर पहले मैं 14% देख रहा था। हाँ, देखिए एक बार हम, क्योंकि एक बार अब जरा करेक्ट कीजिएगा, अभी मैं चेक करके बता दूंगा। हाँ, तो ये आपको थोड़ा एक मैं जानना चाह रहा हूं, ये 14% जो आपने गेन किया 4-5% से, ये आपको क्या लग रहा है अपने कैलकुलेशन से, अपने अनुमान से, कि ये बीजेपी का वोट परसेंटेज आपके पास आया या आम आदमी पार्टी का आया है? हमारे पास इस देश के लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई में जो बताइए भाई साहब, बैंक जो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में वो सारा हमारे साथ है। वोट कोई आम आदमी पार्टी और बीजेपी का नहीं है। वोटर इस देश का नागरिक होता है। लेकिन क्या ये चुनाव फिर 2020 में जो वोटर प्लेइंग है क्या बीजेपी या कांग्रेस में गए, वो बीजेपी आम आदमी पार्टी में गया था, वो आ रहा है क्या आपके पास? हम ये पूछ रहे हैं। और वो क्यों आ रहा है वो भी समझना चाहिए। हमारा नहीं, मैं इस देश का वो सारा नागरिक वोट बैंक जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान और सामाजिक न्याय की धारणा से प्यार करता है, इस संविधान के मूल्य और नैतिकता से प्यार करता है, वो सारा हमारा वोट बैंक है और वो वापस आ रहा है। महत्वपूर्ण बात देखो, एक चीज, इस तथ्य को भी आप नकार नहीं पाएंगे, आप चाहे कितनी आदर्शवादी बातें कोई भी विशेषज्ञ कर ले, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीते हैं, ये तो फैक्ट सरकार का ही है। और गरीबी के भीतर अगर आप आदमी चला जाता है तो उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से खरीदती है। यह भी एक सच है इस देश का। और नए वोटरों को जोड़ना जितने गलत तरीके अपनाती है, क्योंकि ये इनका जो धर्म है ना, इनका धर्म एक ही है कि एन केन प्रकार कैसे भी करके हम सत्ता पे काबिज हो और सत्ता पे काबिज होकर के हम संसाधनों पर कब्जा करें, ये इनका एकमात्र धर्म है। और इन परिणामों से ये कभी भी नैतिकता सुनिश्चित नहीं होती। हमारा एक सवाल है, सीबी यादव जी, आपसे एक सवाल है, एक सेकंड आप सुनिएगा। जब चुनाव होते हैं, उन चुनावों से पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार जीत के प्रति पूरा दावा किया जाता है। यह कहा जाता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा, कोई और भी राजनीतिक दल है उसको चांस नहीं है। और जब नतीजे आ रहे होते हैं तब आप एकदम से 360 डिग्री घूम जाते हैं। आप तमाम तरह की बातें, इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात करने लगते हो, आप सरकारी मशीनरी की बात करने लगते हो, आप ईवीएम की बात करने लगते हो, आप धर्म की राजनीति की बात करने लगते हो। कम से कम ये ट्रेंड परमानेंट तो रखिए ना। चुनाव से पहले भी यही बात करिए, चुनाव के दौरान भी यही बात करिए, चुनाव के बाद भी बात करिए। ये तो फिर ऐसी कहावतें आप दे रहे हैं बीजेपी को बोलने के लिए।